Hello everyone, welcome to Abipedia powered by Abhimanyu IAS. Good evening everyone, hello everyone, all of you जो भी आप सब यहाँ पे present हैं. This is Ruchika this side and I welcome you all to this first class of general awareness for SSC CPO. SSC CPO के पहली क्लास है general awareness की और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप general awareness की तैयारी कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए. SSC CPO के लिए आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है. तो साथ में मेरी क्लास में बने रहिएगा. आपको कोई भी डाउट्स हैं प्रिपरेशन को लेके वो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस क्लास के दौरान. आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं, आपका कोई डाउट है कि किस तरीके से स्टार्ट करें या क्या आपको करना चाहिए, एनीथिंग यू कैन आस्क मी वेरी फ्रीली. ओके, सो आज हम यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और शुरू करेंगे आज से तैयारी करना SSC CPO के लिए जनरल अवेयरनेस की, ठीक है. तो जल्दी से ये जो क्लास है उसको शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी जल्दी से इस क्लास के अंदर आ सकें और देख सकें कि क्या क्या उन्हें पढ़ना है CPO के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है. बाकी उनकी मर्जी है कि वो किस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. ये इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि तैयारी करनी कैसे है, ठीक है. सो हम इसको शुरू करेंगे. उससे पहले मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ एंड दैट इज रिलेटेड टू व्हाट्सएप ग्रुप. जो हमने आपसे कहा था कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, तो हमें उसमें वहाँ पे एक इशू है जो कि हमने वी डिडंट थिंक इट थ्रू मे बी एंड हमने उस टाइम पे नहीं सोचा, बट वी जस्ट रियलाइज्ड आफ्टर वन डे कि अरे दिस इज गोइंग टू कॉज, ये एक बहुत बड़ा प्रिवेसी इशू कॉज करने वाला है. तो वी हैव डिसाइडेड वी डू नॉट टू गो विद दैट व्हाट्सएप ग्रुप. हम वो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना रहे हैं. हम अब बनाएंगे एक टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे कि एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दूसरे स्टूडेंट से नहीं शेयर की जाती है, ठीक है. सो व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या होता है, यू कैन जस्ट टेक आउट द नंबर, आप वहाँ से नंबर्स ले सकते हैं दूसरे स्टूडेंट के. तो हम इस तरीके के कोई प्राइवेसी इशू नहीं चाहते थे, इसके कारण वी हैव क्रिएटेड अ टेलीग्राम ग्रुप. जो उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको आज के जो सेशन है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा या किसी भी सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है. तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से जाके. वहाँ पे हम हर एक क्लास की अपडेशन जो है वो पेस्ट करते हैं कि कब कौन सी क्लास जो है वो होने वाली है. जैसे कि अभी ये क्लास है वो कौन से टॉपिक पे होने वाली है और किस समय पे क्लास शुरू है, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी रहती है वो हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं, ठीक है. तो आप उस चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम के. तो वो जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने फर्स्ट क्लास में इन्फॉर्म किया था वो फिलहाल के लिए अभी हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है. सो चलिए देखते हैं, करते हैं आज का सेशन शुरू अबाउट जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे कर सकते हैं आप CPO के लिए, ठीक है. तो अगर हम इन जनरल हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम GK कहते किसे, जनरल अवेयरनेस कहते किसे हैं, ठीक है. तो वो जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास उनको हम कौन कौन से पार्ट्स में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम बात यहाँ पे शुरुआत करेंगे पॉलिटी, ठीक है. आप साथ साथ में मेरे बताते रहिएगा और कहीं पे मैं कोई मिस कर दूं, कहीं पे मैं कोई भी मिस कर दूं तो आप मुझे चैट में बता दीजिएगा कि मैम ये आपने मिस कर दिया है, ठीक है. तो आप मुझे बताइए, दिस इज वी हैव स्टार्टेड विद पॉलिटी, देन वी गो इनटू हिस्ट्री, उसके बाद आएगा हिस्ट्री यानी कि इतिहास, देन देयर इज ज्योग्राफी, ठीक है. फिर है साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है. सो ये है मेजर सब्जेक्ट्स, यही आते हैं सारे मेजर सब्जेक्ट्स. कोई भी आप एग्जाम उठा लीजिए, आप इन पार्ट्स के अंदर आप उन सारे जो एग्जाम्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं उनके जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट को, GK वाले पार्ट को, है ना. अब पॉलिटी के अंदर किस तरीके की चीजें आती है ना. पॉलिटी के अंदर किस तरीके की चीजें आती है, पॉलिटी के अंदर हम शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आएगा हमारा जो हमारी वेरियस इसके आर्टिकल्स हैं. आशीष राजपूत जी कह रहे हैं करंट अफेयर्स. जी हाँ बिल्कुल, करंट अफेयर्स इज ऑल्सो, वो भी एक मेजर पार्ट है इस जनरल अवेयरनेस का, उस पर भी हम आते हैं. पहले हम ये देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो हमारे मेजर जनरल अवेयरनेस है, इसमें से क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है. सो पॉलिटी से में पहले आएगा सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन. आई थिंक जो मैंने ऊपर लिखा था वो विजिबल नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आएगा नेक्स्ट जो अलग अलग पोस्ट हैं इंडिया के अंदर, जो पोस्ट हैं फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी, राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट,
प्रधानमंत्री पीएम, मुख्यमंत्री सीएम, और उसके अलावा गवर्नर, राज्यपाल, है ना। ये सारी अलग अलग जो पोस्ट हैं इनसे रिलेटेड कि कौन से आर्टिकल के अंदर किसके बारे में दिया गया है और क्या क्या उनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स कुछ आपको पता होनी चाहिए एसएससी के लिए, एक जनरल अवेयरनेस के, एक नॉर्मल जनरल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर कि कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री को हेड कर रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी सीपीओ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चंस जो वो पूछे जाते हैं बॉडीज के ऊपर। फॉर एग्जांपल नीति आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, है ना, फाइनेंस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट देखेंगे, यहाँ पे आते हैं इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज जिसमें कि आएगा आपका यूएन, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस की उनके बारे में एक बेसिक नॉलेज जो आपको होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट पॉलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास को अगर आप देखना चाहते हैं हिस्ट्री तो आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट्स, जल्दी से बताइए। हिस्ट्री के 3 पार्ट्स कौन से हैं? हिस्ट्री फर्स्ट इज एंशिएंट जो सबसे पुराना टाइम है, नेक्स्ट इज मिडिवल एंड फिर आती है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो इन 3 पार्ट्स जो ये 3 पार्ट्स हैं हिस्ट्री के, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, पर किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं इस एग्जाम के अंदर वो सुन लीजिए। एंशिएंट के अंदर पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस कि फॉर एग्जांपल वैदिक एज से रिलेटेड, ठीक है। वेदास के अंदर क्या नाम इस पर्सन के लिए है, इस रिवर के लिए, ये नदी आज के समय पे बहती है, ये नदी इस समय पे बहती है तो इसका पुराने समय पे नाम क्या था। क्या 1 मिनट में आप अपने बारे में बताओगे? जी देखिए, आप यहाँ पे मेरे अगर मैं इन जनरल अपनी बात करूंगी तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए आई हूँ जनरल अवेयरनेस, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं। और अगर आप पढ़ने की तरफ ध्यान दीजिए प्लीज। आप सभी के लिए ये रिक्वेस्ट है कि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मुझसे पूछेगा, ठीक है। तो हम इन जनरल, अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो मेरा नाम रुचिका और मैं आपको एसएससी सीपीओ की क्लास में जनरल अवेयरनेस पढ़ाने वाली हूँ, ओके। और बाकी हम बात करते हैं जो मिडिवल समय है। मिडिवल समय यानी कि जो मुगलों का समय है, जो दिल्ली सल्तनत का समय है, उस समय पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा मुगल रूल के समय पे किस तरीके का जो आर्किटेक्चर है वो बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद हमें बात करते हैं कि मिडिवल के समय में कौन कौन से मुगल शासक जो थे वो किसके बाद कौन सा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेकंड कौन सा था, थर्ड कौन सा था, इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ब्रिटिशर्स के ऊपर, है ना, ब्रिटिशर्स के ऊपर की जो ब्रिटिश रूल थे या फिर हमारी जो कांग्रेस असेंबलीज थी कि कांग्रेस असेंबली कौन सी हुई और किस समय पे हुई और किसके अंदर, जैसे कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का, एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन सी थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन सी थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी को आप डिवाइड कर सकते हैं कुछ पार्ट्स में, विचार। फर्स्ट हम कह सकते हैं ज्योग्राफी के अंदर इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर से आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, इंडियन रिवर्स के बारे में, नदियों के बारे में कि कौन सी नदी है, कहाँ से बहती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है उसको लेके। और उसके अलावा पासिस की अगर आप बात करें, जो माउंटेन के पासिस होते हैं कि 2 माउंटेन्स के बीच में से ये पास जो है वो जा रहा है तो वो किस किस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आप ये जो मैं टॉपिक्स आपको बोल रही हूँ ना और जो मैं लिख रही हूँ इनको एक नोट बना के रखिएगा और इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपको कहीं पे कोई टॉपिक दिखता है इन जनरल प्रिपरेशन के टाइम पे तो उनको नोट डाउन करते रहिएगा ताकि आपके ऊपर एकदम से एंड में आके प्रेशर ना पड़े सारी चीजें एक साथ करने का, ठीक है। सो इंडियन ज्योग्राफी की हम बात कर रहे थे, इंडियन रिवर्स, इंडियन पासिस की हम बात कर रहे हैं, ये सब चीजें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी एज पर से अगर हम दूसरे एग्जाम्स की बात करते हैं तो जहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी, ओशियानोग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं आता है, बट हाँ आपको रॉक्स के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे तीन तरीके के जो पत्थर होते हैं, दैट इज इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक
मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके बेसिस पे आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर ज्योग्राफी के अंदर हम बात करें हमारे नेबर्स की, तो आपको ये पता होना चाहिए इंडिया की बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पे लगती हैं, किस किस देश के साथ लगती हैं और कौन कौन से ये देश हैं, ठीक है, और किसके साथ बड़ी लगती है, किसी के साथ कम लगती है, इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आप थर्ड बात करेंगे यहाँ पे एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट के अंदर हर एक एग्जाम के अंदर जब भी एसएससी सीपीओ का पेपर होता है तो उसमें एक या दो क्वेश्चन मिनिमम होते हैं। देखिए जो पूरी जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है उससे टोटल अगर हम इन जनरल देखें तो 50 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो इस 50 क्वेश्चन में से अगर आपको एक क्वेश्चन भी कंफर्म्ड है कि इसके ऊपर आएगा ही आएगा और आपको उसके लिए एक दिन देना है, तो दैट इज वर्थ इट, राइट। आप अगर इस तरीके की चीजें करते हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क्स कौन सा कहाँ पे सिचुएटेड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ पे हैं, टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे हैं, ठीक है। इस तरीके की चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर। नेक्स्ट हम आते हैं साइंस पे। साइंस हम सबको पता है 3 पार्ट्स में यहाँ पे हम डिवाइड करें साइंस को, विच आर PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री, और PCB, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स से आपको किस तरीके की चीजें पढ़नी है, बेसिक फॉर्मूलाज की जो बेसिक से होते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मेजर चीजें आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फिजिक्स की, ठीक है। और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर आपको होना चाहिए एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार मुझे ये बता दीजिए क्या मैं आप सबको ऑडिबल हूँ, क्या मैं अच्छे से आप मुझे सुन पा रहे हैं, और कहीं पे आपको मेरी बोलने के तरीके से, मैं थोड़ा तेज तो नहीं बोल रही हूँ, मेरी लैंग्वेज आप सबको समझ में आ रही है, आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं आप मेरी जो जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ वो उसको आप सुन पा रहे हैं एंड समझ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच जगप्रीत फॉर रिप्लाइंग, थैंक यू। ओके, तो अभी ये था सारा साइंस का पार्ट, और बायोलॉजी से आते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिजीजेस एंड बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कि लार्जेस्ट बोन कौन सी है हमारी बॉडी के अंदर, या लार्जेस्ट मसल कौन सी है, ठीक है। इस तरीके की चीजें यहाँ से बायोलॉजी से पूछी जाती हैं, या फिर डिजीजेस से रिलेटेड, डिजीजेस को लेके कि किस तरीके की डिजीजेस जो है यहाँ पे किस चीज की कमी के कारण कौन सी डिजीज जो है वो हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज रिलेटेड टू दिस बायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स से, तो इकोनॉमिक्स से भी बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस से लेके। फॉर एग्जांपल आरबीआई कहाँ पे है, या फिर आरबीआई की जो हमारे क्वाइंस मिंट किए जाते हैं तो कौन से क्वाइन पे किसका जो है वो सिंबल रहता है, इस तरीके की बेसिक चीजें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछी जाती है, ठीक है। अब लास्ट जो एक यहाँ पे पर्सन ने पॉइंट आउट भी किया था, दैट वाज अबाउट करंट अफेयर्स। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स को क्यों छोड़ा था मैंने, क्योंकि वो करंट अफेयर्स एक्चुअली करंट अफेयर्स भी होते हैं और हम उन्हें यहाँ पे स्टैटिक जीके में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके में भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स में से आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कोई नया अवार्ड आता है उसके बारे में अलग से लिख लो, ठीक है। कोई नई स्कीम आती है उसके बारे में अलग से लिख लो। शुरू कहाँ से करना है करंट अफेयर्स, अगर आप इस साल के जनवरी के महीने से शुरू करेंगे करंट अफेयर्स को पढ़ना तो दैट वुड बी फाइन, वो ठीक रहेगा, ठीक है। अगर करंट अफेयर्स को देखना है, उसके अलावा आपको अवार्ड्स देखने हैं, और अवार्ड्स को सिर्फ ये नहीं देखना है कि किसने जीता, आपको अवार्ड्स के अंदर ये भी देखना है कि वो कब शुरू हुआ था अवार्ड और क्यों शुरू हुआ था, ठीक है। क्यों ये शुरू क्यों किया गया, मान लीजिए नोबेल प्राइज है, वो क्यों शुरू किया गया, किसके नाम पे शुरू किया गया, कौन से साल में शुरू किया गया, ये थोड़े बहुत फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, और किसने जीता और कौन से फील्ड के अंदर जीता और किस किस फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाता है, इस तरीके की चीजें, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे और क्या, अवार्ड्स की हो गई, बुक्स की, अगर कोई बुक है जो वो कोई प्राइज जीतती है, फॉर एग्जांपल मैन बुकर प्राइज अगर किसी बुक ने जीता है तो वो वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो उनकी एक अलग से लिस्ट बना के रखिएगा, ठीक है। उनकी एक अलग से जो लिस्ट है वो तैयार रखिएगा रेडी टू रिवाइज के तरीके से, कि जब भी एग्जाम हो तो एक बार उन चीज़ों के ऊपर नज़र मार ली, बट उनको साथ साथ में पढ़ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि आप जब कर रहे हैं तैयारी तो तब साथ साथ देखते रहे, एक बार उनके बारे में पढ़ लिया
लिया और एंड में एक लिस्ट तैयार कर ली, बस एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है। सो इतना काफी रहेगा इन सब चीजों के लिए। और स्कीम्स की जो लिस्ट है, स्कीम्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेट्स की स्कीम को लेके भी, कि अगर कोई राज्य है उसने कोई स्कीम जो है वो शुरू की है, वो भी आपको यहाँ पे देखनी पड़ती है, ठीक है। देखिए आशीष जी, अगर आप पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ तो हम जैसे ये लेक्चर ले रहे हैं, आज का जो लेक्चर है ये मोस्टली हम बोर्ड के ऊपर लेंगे, तो इसकी जो पीडीएफ है इन जनरल जो हम लेक्चर दे रहे हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। पर जो भी आप, अगर हम कोई स्लाइड्स के थ्रू लेक्चर देते हैं तो वो हम आपको दे देंगे। बाकी अगर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड स्टडी मटेरियल की आप उसको कहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब एक टॉपिक यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, क्या किसी को पता है कि वो कौन सा टॉपिक है? उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और मैंने अभी तक उसका जिक्र नहीं किया है। वो कौन सा टॉपिक है, क्या कोई बताएगा? है यहाँ पे कोई? है यहाँ पे कोई जो बताएगा कि कौन सा टॉपिक मैंने मिस किया है? नो वन? चलो मैं बताती हूँ कौन सा टॉपिक मिस हुआ यहाँ पे। मिस हुआ यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से भी मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। आर्ट एंड कल्चर से किस तरीके के क्वेश्चंस निकल के आते हैं? कौन सा फेस्टिवल है, कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस। म्यूजिक से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड, और पुराने समय के वेदास के समय की बुक्स को लेके, वैदिक पीरियड की बुक्स को लेके कि कौन सी बुक्स उस समय पे किसने लिखी, कौन सा ऑथर था उसका, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चंस यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये सब भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करंट अफेयर्स में एक और चीज जो करनी है वो क्या। ये सूरज जी, स्पोर्ट्स भी, करंट अफेयर्स के अंदर आपको स्पोर्ट्स की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, उससे भी क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। बट स्पोर्ट्स को मैंने मेंशन इसलिए नहीं किया बिकॉज वो इन जनरल इन चीजों के अंदर आप उन्हें नहीं इंक्लूड करते हैं ना, तो वो अगर किसी का इंटरेस्ट होता है तो उसको स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें याद रहती हैं, जिसका नहीं होता है उसको नहीं रहती है ना। तो आपको यहाँ पे कोशिश करनी है कि इन 50 के अंदर से मिनिमम 40 क्वेश्चन तो ठीक करके ही जाएं। और स्पोर्ट्स से अगर जहाँ तक मैंने अभी तक का देखा है तो मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस या इससे कम ही आएंगे, ठीक है। मेनली 3, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स वाले क्राइटेरिया से, ठीक है। तो आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट हाँ बहुत जनरल नॉलेज तो होनी चाहिए कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स कौन कौन से दिए जाते हैं। अगर कोई इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको कि कोई मेजर अवार्ड मिला है, वो वाली चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए। नाउ लास्ट पॉइंट इज स्टैटिक जीके को लिंक करना सीखना है आपको करंट अफेयर्स से। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब मान लीजिए करंट अफेयर्स में आया कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है अब स्टेट के उपाधि से रद्द कर दिया गया है और अब उसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ठीक है। न्यूज़ के अंदर तो ये था करंट अफेयर्स के अंदर, है ना। अब क्वेश्चन क्या आएगा, इस पे नहीं आएगा कि किस डेट को रद्द किया और स्टेट था यूनियन टेरिटरी बना दिया, नहीं। क्वेश्चन आएगा उसका स्टैटिक पार्ट से, और वो क्या आएगा कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड ये वाला आर्टिकल कौन से ईयर में बनाया गया था और क्यों बनाया गया था, इस तरीके की चीजें, ठीक है। आपको देख के लगेगा, आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे आपको देख के लगेगा अरे इन्होंने तो सब क्वेश्चंस जम्मू एंड कश्मीर से पूछ लिए। पर पहले आप खुद से पूछो कि आपको जब पता था कि जम्मू एंड कश्मीर बार बार न्यूज में रहा है तो आपने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ा क्यों नहीं अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को इस तरीके से लिंक करते हुए चलना है। मेरे समझ से आपको ये सारा समझ में आ गया है कि आपको कौन कौन सी ये चीज़ें जो हैं वो करनी है, ठीक है। करंट अफेयर्स जनवरी 2020 से पढ़ना शुरू कर दीजिए, वहाँ से लिस्ट बना लीजिए एक अवार्ड्स की और एक डेज की, कि एक लिस्ट बना लीजिए कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं, अवार्ड्स की, पर्सन्स कोई न्यूज़ में रहे हैं उनके बारे में देखिए, ठीक है, बुक्स की, ठीक है, डेज की। तो ये कुछ लिस्ट अपनी आप बना लीजिए, क्योंकि क्या होता है आप किसी अगर कहीं से भी जाते हैं और रेडीमेड मटेरियल अगर डाउनलोड करते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं उसमें कोई मिसिंग रह जाता है, ठीक है। वहीं अगर आप खुद से करंट अफेयर्स की जो डॉक्यूमेंट्स आती हैं वहाँ से पढ़ के जब आप खुद से उनकी एक लिस्ट बनाएंगे तो आपको गारंटी है कि आपने कोई मिस नहीं किया है उसमें से, ठीक है। बाकी एक बार क्लियर आउट करने के लिए आप चाहें तो ऐसी डॉक्यूमेंट्स को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्टैटिक जीके
लिंकिंग विद करंट अफेयर्स। तो आप जब ये करना सीख जाएंगे कि करंट अफेयर्स से स्टैटिक जीके का मटेरियल कैसे निकाल के लाना है, ठीक है, तो वहीं पे आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स चैनल और वेबसाइट मैम, देखिए करंट अफेयर्स इन जनरल हम भी कवर कराएंगे, उसके लिए करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है वो आपको रोहित सर करवाएंगे। करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है वो आपको रोहित सर कराएंगे, एंड बाकी जो चारों पार्ट्स हैं वो मैं कराने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे होने वाला है। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स जो है उनको अपडेट करते हैं, ठीक है। ओके प्रियंका जी, एंड बाकी कोई भी अगर कोई ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि क्या वो करना चाहते हैं, किस तरीके से उनको इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है, तो अब यहाँ पे एक चीज जो रह गई, अभी भी एक चीज रह गई, वो क्या है, किताब, बुक कौन सी फॉलो करनी है, ठीक है। डोंट गो इनटू द मार्केट में जाके ये मत करिएगा कि कोई भी जो बुक मिली वो उठा ली और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक पढ़ने लग गए। एक बुक है जो सबको पता होगी, बहुत बहुत समय से वो बुक है जो पॉपुलर है एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज कौन सी है वो बुक, ल्यूसेंट जीके बुक है, दोनों लैंग्वेजेस में आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, ठीक है। तो ये वाली बुक उठा लो और इस बुक से एक एक करके टॉपिक्स को करना शुरू कर दो। डिटेल में नहीं जाना है, हम एक एक करके इस क्लास के अंदर कुछ टॉपिक्स जो हैं वो करने वाले हैं, समझने वाले हैं। डाउट्स यहाँ पे पूछते रहिएगा मुझसे वहाँ से पढ़ के, और हम जो करेंगे उसमें से भी डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट दैट इज़ द ओनली बुक जिसको कि आप कह सकते हैं कि आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। बाकी भी अगर आपको लगता है कि आप कहीं से कर सकते हैं, आपको कोई बुक है जो आपको पता है कि जो अच्छी लगती है, जिसमें जीके के सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं, तो वो भी उठा सकते हैं, ठीक है। बट मैंने पर्सनली ल्यूसेंट जीके देखी है और मुझे वो लगता है कि हाँ उसके अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो कवर्ड हैं। उसका लेटेस्ट एडिशन ले लीजिएगा अगर किसी ने नहीं लिया है, और अगर किसी के पास पुराना भी है तो उससे बेसिक फैक्ट्स तो वही रहेंगे, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, साइंस के, इकोनॉमिक्स के, है ना। कुछ चेंजेस जो आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, पॉलिटी के अंदर प्रधानमंत्री चेंज हो गया, प्रेसिडेंट चेंज हो गया, मिनिस्टर चेंज हो गए, तो वो आप इन जनरल अलग से भी कर सकते हैं ना, अवार्ड्स की भी बात कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो दिस इज द मेजर बुक जिसको कि आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं, बट इसमें भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाइएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है छोड़ दीजिएगा, ठीक है, उसको वहीं पे छोड़ दीजिएगा अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है उसके अंदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, अब हम शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी से हम आज की जो क्लास है उसको शुरू करने वाले हैं, और इंडियन पॉलिटी ही हम सबसे पहले कवर करेंगे। और आज हम देखने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इवॉल्व कैसे हुआ, बेसिस क्या था उसका बनने का, कि कैसे कैसे वो बनते गया कुछ समय के अंदर। अब ये जो टॉपिक है आप इसको हिस्ट्री में भी कंसीडर कर सकते हैं और आप इसको पॉलिटी में भी कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा जो हम एवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं ये हुआ तो ब्रिटिशर्स के समय पे ना, मॉडर्न पॉलिटी जो थी उस समय पे ये सारा जो है वो एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। बट ये जो एवोल्यूशन है ये बन हमारी पॉलिटी गई, ठीक है। वो कैसे, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट्स को लिंक करना है, अलग अलग करंट अफेयर्स की चीज़ों को। वो कैसे कि पहले हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर अलग अलग जो हमने पार्ट्स देखे, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। मॉडर्न में आते आते ब्रिटिशर्स आए हमारे यहाँ पे और उन्होंने कुछ एक्ट्स पास किए, ठीक है। अब वो जो उन्होंने एक्ट्स पास किए, उन एक्ट्स के अंदर से ही तो निकल के हमारी आज की राजनीति, आज का जो हमारा राजनीति जो हमारी सारी चल रही है वो वैसे ही तो चल रही है, वहीं से निकल के ही तो चल रही है, ठीक है। सो आपको पहले हिस्ट्री देखनी है और हिस्ट्री से निकल के आपको आना है पॉलिटी की तरफ, ठीक है, पॉलिटी की तरफ, ठीक है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं पॉलिटी से और हम पढ़ने वाले हैं आज एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इवॉल्व हुआ। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो
आज की जो एक क्लास है हमारी, अभी तक की आधी क्लास ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो ये भी जानना सब बहुत ज़रूरी था कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। अब एक कहानी सुन लो पहले एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसके बाद बाकी चीज़ें उसके अंदर फिट करते रहना, ठीक है। दैट इज़ द, यही एक तरीका है जिससे कि आप किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है। रोहित जी बिल्कुल, मैं हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा मिक्सचर बोल रही हूँ, अगर आपको कहीं पे किसी वर्ड का मीनिंग जो है मैं इंग्लिश में बोल जाऊँ और आपको नहीं समझ में तो आप पूछ लीजिएगा, मैं उसको किसी और तरीके से समझा दूंगी, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई 1600 से। 1600 के अंदर क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया। चार्टर क्या होता है? चार्टर होता है एक, ये पेज, इसके ऊपर ये लिख के दे दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में जाएगी और यहाँ पे सारा काम सिस्टम जाके देखेगी कि क्या क्या उन्हें काम करना है। बस इतना उन्होंने काम किया। ये शुरुआत की उन्होंने 1600 के अंदर क्वीन एलिजाबेथ के एक चार्टर से, ठीक है। अब यही जो चार्टर है इसके बेसिस पे 1600 से लेकर 1773 तक कुछ ना कुछ एवोल्यूशन के साथ, कुछ ना कुछ काम के साथ ये करते गए, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर रूल करती रही, ठीक है। अब इसके बीच में, इसके दौरान में दो युद्ध हुए ब्रिटिशर्स के साथ। दो मेजर युद्ध हुए जिसका की नाम था बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। ये दो युद्ध हुए जिसके बाद की एट द एंड ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत गए, और अब दे आर द वंस जो कि निश्चित कर रहे हैं कुछ एरियाज के लिए कि किस तरीके से डेट नोट करनी है। डेट, हाँ जी बिल्कुल, आपको जहाँ जहाँ पे जो मैं ईयर्स बताऊंगी वो आपको देखने हैं, वो बिल्कुल याद आपको रखने हैं, क्योंकि जो डेट्स हैं उनके बेसिस पे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम बात करें एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपको एक जनरल नॉलेज, एक जनरल बेसिस बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिए भी ज़रूरत है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया कहाँ से, ठीक है। तो आपको ये वहाँ पर बहुत काम आने वाला है SSC के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1600 से लेकर 1773 तक क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे रूल कर रही थी तो वो किसके बेसिस पे कर रही थी? 1600 में एक चार्टर जो दिया था उसके बेसिस पे। अब इसके बीच में हमने बात की कि बक्सर और प्लासी की युद्ध हुआ जिसमें कि ब्रिटिशर्स जीत गए। अब उन्होंने थोड़ा जो रूल है वो यहाँ पे अपने हाथ में लेने की शुरुआत करी कि अब हम अपने हाथ में लेंगे यहाँ का सारा रूल। तो 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है कि रेगुलेशन करना, कि कैसे संभालना है, सरकार को कैसे संभालना है, ये बनाया गया 1773 के अंदर, 1773 के अंदर, जिसमें पहली बार जो बंगाल है उसको, बंगाल को एक प्रोविंस घोषित कर दिया गया। प्रोविंस क्या होता है? एक प्रांत की एक प्रोविंस है बंगाल की, जिसको कि जहाँ पे कि रूल कौन कर रहा है? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, ठीक है। बंगाल को एक प्रोविंस घोषित कर दिया गया और वहाँ का एक हेड बना दिया गया, जिसका कि क्या नाम रखा? गवर्नर जनरल। उसका नाम रख दिया गया गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इस तरीके से जब उसका हेड रख दिया गया गवर्नर जनरल के नाम से, तो उस समय पे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बना वो कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बना वो था वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो ये बन गया आपका पहला क्वेश्चन। गवर्नर जनरल कौन था? पहला भारत का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और वो कौन से एक्ट में बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर उसे बनाया गया, ठीक है। अब ये जो था, इसको ये कहा गया कि तुम अकेले नहीं रूल कर पाओगे, ठीक है। तो इसके साथ क्या दे दिए? इसको 4 मेंबर दे दिए इसको, इसके साथ में रूल करने के लिए। और साथ में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। एक सुप्रीम कोर्ट इसी एक्ट के अंदर बनाया गया सुप्रीम कोर्ट, जो कि उस टाइम बनाया गया कैलकटा के अंदर। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? उस समय पे बनाया गया कैलकटा के अंदर, ठीक है। तो जब ये कैलकटा में बनाया गया तो एक सुप्रीम कोर्ट बना, तो उसके जस्टिस भी आएंगे, ठीक है। तो वो जस्टिस कौन थे? इसका पहला चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस बने
एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस बने और उनको एक चीफ जस्टिस के साथ 3 जस्टिसेस और प्रोवाइड किए गए। पर सारे के सारे कौन थे? ब्रिटिशर्स। 4 ब्रिटिशर्स को इंडिया के लिए जस्टिस देने के लिए यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया कि वो 4 जस्टिसेस होंगे जो कि सारा यहाँ का सिस्टम देखेंगे और यहाँ पे लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो दिस वॉज फर्स्ट एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और ये थे इसके मेजर प्रोविजंस। नाम जो 2 याद रखने आपको यहाँ से वो है वॉरेन हेस्टिंग्स और एलिजा इम्पे, फर्स्ट चीफ जस्टिस, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एक्ट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फर्स्ट प्रोविंसेस बंगाल। आपको क्या नहीं दिख रहा है? किसका नाम नहीं दिख रहा है? शारिक अब्बासी जी, मैं फिर से वो चीज लिख दूंगी। क्या लिखना है शारिक अब्बासी जी? क्या नाम लिखना चाहते हैं जो मैंने नीचे यहाँ पे लिखे थे चीफ जस्टिस का नाम? क्या मैं वो लिखूं ऊपर? ओके, एलिजा इम्पे, ठीक है, एलिजा इम्पे, ठीक है, ओके। एलिजा इम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। नेक्स्ट आते हैं 1773 में पहला एक्ट आया, इसके बाद आया नेक्स्ट एक्ट जो कि आया 1784 के अंदर 1784। इस एक्ट का नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब ये जो एक्ट था 1784 का, जो ये एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट, इसका नाम पिट्स क्यों रखा गया? पहली बात, क्योंकि पिट्स वहां पे उस समय के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट। ठीक है, विलियम पिट वहां के प्रधानमंत्री थे जिनके नाम पे इसका एक्ट का नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब इस समय पे क्या बनाया गया? 2 काम यहाँ पे डिवाइड कर दिए गए। उन्होंने कहा अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश के अंदर आई क्यों थी? आपको अगर ध्यान में हो, याद करो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का रीजन क्या था? उनका रीजन था कमर्शियल काम करना। कमर्शियल काम किस तरीके के? ट्रेड करना, यहाँ से स्पाइसेस को, मिर्चों को, जो भी हमारे यहाँ के मसाले हैं उनको लेके जाना बाहर और बाहर से यहाँ पे ट्रेड करना, यहाँ से लेके जाना सस्ते दामों पे और बाहर जाके बेचना। तो उनका मेन काम था कमर्शियल काम करना। ठीक है, बट वो अब आ किस में गए? पॉलिटी में जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब वो एक बंगाल के प्रोविंस को हैंडल करने लग गए हैं जहां पे कि अब उन्होंने गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया है। अब ये आप ध्यान रखिएगा कि यही गवर्नर जनरल है और यही गवर्नर का नाम है जो आज तक यूज किया जाता है। पावर चेंज हो चुकी है, सारा एरिया डेफिनेशन सब चेंज हो चुका है, पर ये गवर्नर का नाम पहली बार इंडिया में कब यूज किया गया? इसी समय पे, है ना। तो इसके कारण यहां से ये सारी पॉलिटी जो है वो हमारी बनने लगी। ठीक है, अब इस पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया? इस पिट्स इंडिया एक्ट ने 2 कामों को डिवाइड कर दिया। कौन से 2 कामों को? पॉलिटिकल अफेयर्स और कमर्शियल अफेयर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स और कमर्शियल अफेयर्स। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमें ब्रिटेन के अंदर ही उन्होंने 2 बॉडीज बना दी। वन इज BOD, वन इज COD। वन इज दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक है ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एक है बोर्ड, एक है कोर्ट। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया किस लिए? पॉलिटिकल काम देखने के लिए कि किस तरीके से प्रोविंसेस जो हैं वो काम कर रहे हैं, क्या उनमें कोई हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या हमें कुछ एडिशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए कमर्शियल काम देखने के लिए कि ट्रेड कैसी चल रही है, क्या काम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पहली बार शुरुआत हुई किसकी? पॉलिटिकल अफेयर्स और कमर्शियल अफेयर्स को अलग करने की। ठीक है,
मिनट, एम आई ऑडिबल? क्या मैं ऑडिबल हूं? क्या अभी सब सुन रहा है? अभी आवाज आ रही है? अभी सब क्लियर है? मेरी आवाज, ये स्क्रीन सब क्लियर है? ओके, सो यहां से 1784 में क्या किया? इन दोनों के पॉलिटिकल काम और कमर्शियल कामों को अलग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1784 के बाद नेक्स्ट एक्ट आया 1813 के अंदर, 1813 के अंदर। ठीक है, इसमें क्या हुआ? 1813 का जो एक्ट हुआ उसके अंदर क्या किया गया कि पहले क्या किया था भारत के अंदर ये कह दिया गया कि जितना भी ट्रेड है, ट्रेड की सारी मोनोपोली जो है वो कौन करेगा? ब्रिटिशर्स ही सिर्फ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, कोई और ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे 1813 के अंदर क्या कर दिया गया कि जो ट्रेड है, मोनोपोली, यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली किसे कहते हैं? जब एक ही कोई कंपनी जो है वो सारा काम देख सकती है, ट्रेड कर सकती है। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली को हटा दिया गया। ठीक है, हटा दिया गया ट्रेड मोनोपोली को, बट उसकी जगह पे एक जगह पे हम कह सकते हैं दो चीजों के अंदर ट्रेड मोनोपोली अभी भी ब्रिटिश की थी। वो दो चीजें जहां पे कि उन्हें सबसे ज्यादा फायदा था, वो चीजें कौन सी रह गई यहाँ पे? एक्सेप्ट चाय का, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर चाय बहुत पीते हैं, इसके कारण उन्होंने चाय के ट्रेड को अभी भी अपने पास रखा। ठीक है, और एक चीज उन्होंने छोड़ दी, ट्रेड विद चाइना। चीन के साथ जो ट्रेड करते हैं उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही उसे रहने दिया। 1813 के एक्ट का नाम है चार्टर एक्ट। इसको हम कह सकते हैं चार्टर एक्ट 1813, एक चार्टर के तौर पे एक एक्ट बनाया गया। ठीक है, दिस इज 1813 का एक्ट। ओके, ये यहाँ का सिर्फ एक मेन काम यहाँ से निकल के आया 1813 के एक्ट के अंदर से। आई होप यहाँ पे समझ में आया है सबको। नेक्स्ट चलते हैं 1833। अब हर एक एक्ट जो है, अब यहाँ से क्या चल रहा है हर एक एक्ट, कि यहाँ से ये कह दिया गया कि अब से हर एक 20 साल के बाद ये देखा जाएगा कि क्या ठीक चल रही है सरकार कि नहीं चल रही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक काम चलेगा। ठीक है, हर एक 20 साल के बाद देखा जाएगा। तो अगर लास्ट 1813 में देखा था तो अब कौन से साल में आएगा? 1833। ठीक है, 1833 में आया अगला चार्टर एक्ट। 1833 के इस चार्टर एक्ट के अंदर क्या कहा गया? सबसे बड़ी एक इसके अंदर कन्वर्जन हुई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर काम किया गया। वो क्या काम किया गया? याद रखिएगा, क्या काम किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। पहले क्या नाम था उसका? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से अब उसे बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। और जो दो प्रोविंसेस और थी, जो दो प्रेसिडेंसीज और थी, वो कौन सी थी? मद्रास और बॉम्बे। उन दोनों को इसके अंडर रख दिया। यानी कि अब भारत के अंदर तीन गवर्नर जनरल हैं। वो तीन कौन से हैं? एक है गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, एक है गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, और तीसरा है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बंगाल गवर्नर जनरल को ही इंडिया गवर्नर जनरल बना दिया और उसके अंडर ही मद्रास और बॉम्बे को रख दिया गया कि अब एक भारत की सरकार बन गई है पहली बार, जिसको हम इंडियन गवर्नमेंट कह सकते हैं, जो कि कहां से रूल कर रही है? बंगाल से। ठीक है, बंगाल से। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 1833 एक्ट के अंदर ये किया गया। और इसी के तौर पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बने, ही वॉज विलियम बेंटिक।
विलियम बेंटिक बने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसके बाद से जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज थी सरकार की वो बंद कर दी, अब सिर्फ पॉलिटिकल कामों के ऊपर ध्यान देना है। ऐसे नहीं करना है कि अब जो सारा ट्रेड है वही मेन काम रह गया, अब पॉलिटिकल कामों के ऊपर ध्यान देना है यहाँ से। और अब सिर्फ एक जो कंपनी है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक सरकार बन गई है, भारत देश की सरकार बन गई है, ठीक है। अब एक वो ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही है जो वो पहले बन के आई थी, ठीक है। एक चेंज यहाँ पे और हुआ, वो भी एक मेजर चेंज था कि पहले जो गवर्नर जनरल था उसकी काउंसिल के अंदर 3 मेंबर्स होते थे, अब यहाँ पे 4 मेंबर्स होने लग गए, 4 मेंबर्स होने लग गए। और 4th मेंबर एक बना दिया लॉ मेंबर, जो लॉ से रिलेटेड चीजें देखेगा कि सरकार का लॉ कैसे चल रहा है। और ये मेंबर बनाया गया लॉर्ड मैकॉले को, लॉर्ड मैकॉले को बनाया गया फर्स्ट लॉ मेंबर, ठीक है। ये जो मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ और ये जो मैं नाम बता रही हूँ ना, इन नामों को याद रखना है और ये सालों को भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं अगर इस पार्ट के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करा रही हूँ क्योंकि अगर आप इन एक्ट को कराने पे आते हो तो एक एक क्लास, अगर आपको बहुत डिटेल में करना है तो एक एक क्लास के अंदर एक एक एक्ट कराया जाता है या फिर 2-2 एक्ट्स एक क्लास में कराए जाते हैं अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है। बट क्योंकि एसएससी के लिए उतना डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं है, ना ही उतने डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी के कारण यहाँ पे मैं जो उतनी डिटेल्स दे रही हूँ जितने की आपको रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए, तो इन डिटेल्स को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये था 1833 का एक्ट। अब फिर से इसके भी क्या होगा, अब 20 साल के बाद एक नया एक्ट आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 1813 के बाद से क्या कह दिया कि अब से हर 20 साल के बाद रिव्यू किया जाएगा कि क्या करना भी चाहिए, यहाँ पे एक्ट एक होना भी चाहिए कि नहीं। तो 1853 के अंदर अगला एक्ट आएगा, 1853 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल है उसकी एक और काउंसिल बना दी गई, गवर्नर जनरल की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई। अब इससे एक चीज समझिएगा कि पहले कौन सी काउंसिल थी और अब कौन सी काउंसिल बन गई है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को क्योंकि यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अंदर जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है एग्जीक्यूटिव, क्या होती है एग्जीक्यूटिव, होते हैं वो लोग जो कि सरकार के रूटीन के काम देख रहे हैं, ठीक है। और लेजिस्लेचर होता है वो पार्ट जो कि जनरल रूल्स बनाते हैं कि वो रूटीन का काम चलेगा कैसे, ठीक है। सो दैट इज लेजिस्लेचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें से कि 4 मेंबर्स जो थे, 4 मेंबर्स यहाँ पे थे गवर्नर जनरल की काउंसिल से, ठीक है। और हेड इन दोनों को गवर्नर जनरल ही कर रहा था, अभी भी हेड कौन कर रहा है, गवर्नर जनरल ही कर रहा है। उसकी एक काउंसिल है गवर्नर जनरल की काउंसिल और ये क्या है उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। जो ये क्या है, जो लॉज बनाएगी, ठीक है। ये क्या है, जो उसे इम्प्लीमेंट करेगी, और ये कौन है, हेड उन सब का, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जो यहाँ पे एक बनाई गई लेजिस्लेटिव काउंसिल। आई होप ये आप सबको समझ में आ गया है क्योंकि इसके बाद हम एंटर करने वाले हैं एक नए फेज के अंदर, क्योंकि 1853 के बाद इंडिया में एक बहुत ही मेजर इवेंट हुई जिसको कि हम हिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। बताइए वो कौन सी इवेंट हुई, 1853 के बाद भारत के अंदर कौन सी मेजर इवेंट हुई, 1853 के बाद भारत के अंदर कौन सी मेजर इवेंट हुई। शारिक जी क्या बताना, ये वाली जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताती हूँ क्या होता है। देखिए कंसीडर कीजिए आज के समय का पार्लियामेंट, ठीक है। अगर हम जो जितने भी हमारे प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं वो सारों को हम संसद में चुन के भेजते हैं, है ना, हम संसद में उन्हें चुन के भेजते हैं। तो ये क्या है, संसद, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, हमारी संसद, हम उन्हें चुन के भेजते हैं और उसमें से एक सरकार बनाई जाती है कुछ लोगों की, जिनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो कि सरकार चलाते हैं ना। एंड उसके बाद यहाँ पे आते हैं सबसे टॉप पे प्रधानमंत्री, जो कि इसके भी मेंबर हैं, इसके भी मेंबर हैं और दोनों के हेड कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो इन इंग्लिश, श्री राम कृष्णा जी, आई होप आप लोगों को समझ में आया अभी तक मैंने क्या कहा है,
देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज गवर्नर जनरल इज हेडिंग बोथ द काउंसिल्स. कौन कौन सी वो, विच आर दोज टू काउंसिल्स? वन इज दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच इज टू हैंडल ऑल द रूटीन अफेयर्स, जिसको कि सारे रूटीन काम संभालने हैं. एंड वन इज दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल विच इज टू मेक इन जनरल लॉज दैट हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू वर्क. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. समझ में आ गया? आई होप रामकृष्ण कवरी जी आपको समझ में आया है. आई होप आई एम क्लियर टू यू, राइट? बाकी आई विल डू वन थिंग कि वी कैन जस्ट राइट डाउन जो हम कर रहे हैं. आई विल ट्राई कि टू मेक स्लाइड्स ऑन दोज टॉपिक्स. मैं उन चीज़ों के ऊपर स्लाइड्स बनाने की कोशिश करूंगी जिनके ऊपर कि हमें करना है. ठीक है, ओके. सो चलते हैं इसके बाद. व्हाट वाज द मेजर चेंज? इस समय पे क्या मेजर चेंज आया? जैसे कि यहाँ पे सबने बताया है क्या हुआ इस समय पे. 1857 वॉर, 1857 की क्रांति, 1857 की वॉर, राइट? विच वाज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना? Also called as first war of independence. So what happened after this war was कि अब सबको लगा, अब ब्रिटेन को लगा कि अब भारत की सरकार हमारे हाथ से छूट रही है, अब वो कभी भी हमारे हाथ से निकल सकती है, तो हमें अब एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करने की जरूरत है. एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. British government felt that we need to change the administration. Reason being, they felt like now any day in next days कभी भी क्या हो सकता है, the whole government can get out of our hand. सारी की सारी जो सरकार है वो हमारे हाथ से निकल के जा सकती है. ठीक है, so यहाँ पे से क्या शुरू हुआ? एक नया क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन. Now British government is being handled directly by Britain Crown and which is held by Queen Elizabeth. Queen Elizabeth was told as कि now she is the Queen of India too. क्या कि Queen Elizabeth जी को यहाँ की रानी बना दिया गया कि now she is the one जिसके कि सारे लोग, जितने भी इंडिया के लोग हैं, they are to be under क्वीन एलिजाबेथ. ठीक है, तो इसके बाद एक एक्ट आया 1858 के अंदर. 1858 के अंदर एक्ट आया जिसको कि कहा गया गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. अच्छी सरकार की इंडिया के लिए अब एक हमें अच्छी सरकार बनानी है, उसका एक्ट. ठीक है, एक अच्छी सरकार बनानी है, उसका एक्ट. ठीक है, 1858 के अंदर ये एक्ट बनाया गया. अब इसके बाद दो चीजें हुई. अब इस पूरे समय में आपको ये जानने की, अब आप लोगों को अगर किसी के दिमाग में ये आया क्वेश्चन कि मुगल्स कहाँ गए? मुगल्स भी तो थे यहाँ पे. मुगल्स थे 1600 के बाद से, जब से आने शुरू हुए थे यहाँ पे, ब्रिटिशर्स आए थे उस समय पे, मुगल्स यहाँ पे थे, है ना? और करीब 100 साल तक मुगल्स और ब्रिटिश यहाँ पे एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे यहाँ पे. ठीक है, तो क्या हुआ इस समय पे मुगल्स का? तो आपको अगर 1857 वॉर के बारे में आपने पहले पढ़ा है तो आप सबने ये सुना होगा कि 1857 के वॉर का लीडर जो है वो मुगल लीडर को घोषित कर दिया था, मुगल ने राजा को उस समय पे, जो कि थे लास्ट मुगल एम्परर जो कि थे बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये जो थे, he was the last Mughal emperor of India. Now he was considered as the leader of 1857 war, and once in 1858 when crown took over the rule, जब crown ने रूल ले लिया, एलिजाबेथ ने रूल ले लिया, तो अब क्या कर दिया गया यहाँ पे? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म, आज के बाद कोई मुगल राजा एग्जिस्ट नहीं करेगा. प्लस नेक्स्ट थिंग इज ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म. अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं चलेगा. अब यहाँ पे क्या चलेगी? ब्रिटेन की सरकार, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ की सरकार, जिसका कि यहाँ पे सरकार आ गई क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन की. यानी कि 1857 यानी कि 1857 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी की एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गई, क्योंकि वो क्या थी? एक
कंपनी थी, एक कंपनी थी जो यहाँ पे आई थी अपना काम करने के लिए, ट्रेड करने के लिए आई थी, है ना। बट अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, पॉलिटी संभालनी शुरू कर दी थी, देश संभालना शुरू कर दिया था, तो अब वो नहीं करना है। नाउ दे आर नॉट टू हैंडल एनी काइंड ऑफ वर्क इन इंडिया। ठीक है, एक और मेजर चेंज हुआ यहाँ पे 1858 के अंदर, 1858 में एक मेजर चेंज और हुआ, और वो ये हुआ कि पहले जो सरकार का हेड था उसका नाम क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब उसका नाम क्या कर दिया गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड एज वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब ये एग्जीक्यूटिव पावर हैंडल करेगा तो इसका नाम वाइसरॉय हो जाएगा, और जब ये लेजिस्लेटिव पावर हैंडल करेगा तो नाम गवर्नर जनरल कह दिया जाएगा। बट बंदा एक ही रहेगा, एक ही पर्सन रहेगा जो ये सारा हैंडल करेगा, जो कि पहला पर्सन जो इस पोस्ट को हैंडल किया जिसने, वो बने लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी के साथ क्योंकि ये 1858 के एक्ट के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बिलोंग्स टू ब्रिटेन, यूके, ब्रिटेन जो हम आज के समय पे कहते हैं, स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड वाला जो पूरा एरिया है, दैट इज द एरिया फ्रॉम विच ईस्ट इंडिया कंपनी बिलोंग्ड। ओके, सो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे आ गया। नाउ 1858 इज द चेंजिंग फेज, यहाँ पे सब कुछ अब बदल रहा है। तो क्या क्या हो गया, अब यहाँ पे गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, मुगल रूल फिनिश्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी फिनिश्ड, ठीक है, बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिनिश्ड, ठीक है, न्यू पोस्ट ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जिसको कि हम इक्वेट कर सकते हैं आज के टाइम के प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, प्रेसिडेंट के साथ इक्वेट कर सकते हैं, ही इज वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एंड जो वो बन गए लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, एक जो और चीज यहाँ पे हुई वो हुई, न्यू ऑफिस एक बना, SOS ऑफ इंडिया। SOS इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया। अब ये ऑफिस कहाँ पे बना, इंडिया में नहीं बना, इंडिया में नहीं, ब्रिटेन में बनाया गया एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का ऑफिस, जो कि वहाँ पे जो हमारा वहाँ पे रूल चल रहा था, जो ब्रिटेन में जो सरकार चल रही थी, उस सरकार के अंदर ही वॉज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ही वॉज द वन हु वॉज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडियन स्टेट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, सो ये बने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अब जो आएंगे, अब इससे पहले सारे रेगुलेटिंग एक्ट आ चुके, चार्टर्स एक्ट आ चुके, ठीक है, अब इसके बाद रेगुलेटिंग और चार्टर एक्ट नहीं आएंगे, अब आएंगे काउंसिल्स एक्ट। ठीक है, देखते हैं काउंसिल्स एक्ट क्या आते हैं। आप सबको यहां तक समझ में आया है, और अभी आगे भी समझ में आ रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ समय के बाद, एक समय के बाद आपकी जो समझने की जो वो शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है ना, आपको वो उसके बाद नहीं समझ में आता कि अभी ये क्या चल रहा है क्लास के अंदर। तो जब वो आ जाए तो बता दीजिएगा कि मैम आज के लिए बहुत हो गया। वैसे मुझे पता है आप सब बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे पढ़ने के उससे आए हैं, और आप वही पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, और अपने घर पर बैठे यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पढ़ाई हो, राइट। सो अब यहां पे नेक्स्ट आया यहां पे इंडियन काउंसिल्स एक्ट। कौन से साल में, 1861, दैट इज 1861। ठीक है, 1861 के अंदर ये आया। ठीक है, 1861 के अंदर अब क्या हुआ, सबसे बड़ी जो चीज यहाँ पे हुई, सबसे पहला जो यहाँ पे मेजर काम हुआ वो ये हुआ, अभी तक किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस के अंदर कोई भी भारतीय नहीं था। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या कहा गया, इंक्लूड इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, भारतीयों को भी इंक्लूड करना है अब। ठीक है, सो इसी के साथ 3 इंडियंस को इंक्लूड किया गया,
3 भारतीयों को इंक्लूड किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। वो 3 पर्सन्स कौन थे? इन तीनों लोगों का नाम जो है वो याद रख लीजिए। कौन 3 पहले भारतीय थे, 3 इंडियंस जिनको कि सरकार के अंदर इंक्लूड किया गया। सबसे पहले आए राजा ऑफ बनारस, बनारस के राजा को इंक्लूड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आए महाराजा ऑफ पटियाला, ठीक है। सेकंड आए महाराजा ऑफ पटियाला और थर्ड आए सर दिनकर राव। Three very important personalities in India at that time, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। इन तीनों को पहले भारतीय थे जिनको कि एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंक्लूड किया गया, ठीक है। और साथ में यहाँ पे 3 नई प्रोविंसेस बना दी गई, 3 न्यू प्रोविंसेस। पहले कौन सी थी 3 प्रोविंसेस? पहले थी 3 प्रोविंसेस कौन सी थी? बंगाल की, मद्रास की और बॉम्बे की। अब 3 और कौन सी बन गई है यहाँ पे? जो यहाँ पे बनी है नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी है। अब किस किस के लिए? एक तो बनी बंगाल के लिए अलग, सबसे पहली जो चीज हुई। क्यों? अब क्या किया गया? बंगाल के लिए अलग क्यों बनी? क्योंकि भारत को, इंडिया को अब बंगाल से अलग कर दिया गया। पहले क्या किया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड बंगाल रखा गया उसका नाम, ताकि जो बंगाल है वो वहीं से ही इंडिया जो है पूरा रूल करेगी। अभी भी सरकार वहां पे भी एग्जिस्ट कर रही है, बट इसको एक अलग प्रोविंस घोषित करते हुए इसके लिए एक अलग प्रोविंशियल काउंसिल बना दी कि बंगाल का जनरल काम एक अलग पर्सन देखेगा और वैसे इंडिया का जो सारा काम है वो अलग देखेगा। जैसे कि आप इन जनरल अगर हम बात कर रहे हैं, आप जो हम बात करते हैं 1962 नहीं संजीव जी, 1862, ठीक है। बंगाल नेक्स्ट आया NWFP विच इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड नेक्स्ट बनी पंजाब। अब ये क्यों बनी होंगी उस समय पे? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़ाई चल रही होगी जिसके अंदर की बैटल्स के कारण, ट्रीटीज के कारण, जिनमें कि ब्रिटेन ने ये सारा एरिया जो है वो उसको रूल कर लिया होगा। अब 1858 के बाद से जब क्वीन एलिजाबेथ ने यहाँ पे रूल करना शुरू किया था तो उन्होंने ये कह दिया था कि अब हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, और हम लड़ाई भी नहीं करेंगे किसी तरीके की। तो इसी के कारण 1858 के 57 के बाद से एक्सपेंशन पॉलिसीज नहीं आई, ठीक है। एक्सपेंशन पॉलिसीज नहीं आई कि ब्रिटेन ने अब एक्सपैंड करना है अपना एम्पायर, ना ही उन्होंने कोई लड़ाई की उसके बाद, ठीक है। अब क्या हो रही है? सिर्फ ट्रीटीज हो रही हैं इन जनरल, वो बातचीत करके कहीं ना कहीं पे कोई सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं बाकी जो राज्य हैं उनके साथ, ठीक है। 1861 के बाद नेक्स्ट एक्ट आया 1892 के अंदर, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। अब इस 1892 से पहले क्या एक मेजर चीज हुई थी? क्या मेजर चीज हुई थी 1892 से पहले? बताइए, 1892 से पहले भारत के अंदर कौन सी ऐसी एक मेजर चीज हुई थी? Which major event of Indian history happened before 1892 and between after 1867 and in between before 1892? कौन सी एक मेजर चीज हुई थी? Anyone? Just answer in comment box, okay? तो हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 की। यहाँ पे सबसे पहले बात जो एक मेजर काम हुआ वो था पावर टू डिस्कस बजट दे दी गई, पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट दे दिया गया, ठीक है। पहले क्या था? पहले तो अब आप कहेंगे पहले बजट कौन बना रहा था? पहले बजट बना रहा था ब्रिटेन।
ब्रिटेन में एक बजट बना के यहाँ पे भेज दिया जा रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट दे दी गई, ठीक है। पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट इंडिया को दे दी गई कि वो अपना बजट खुद डिस्कस कर सकता है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या किया गया, काउंसिल्स को एक्सपैंड किया गया। अब यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हो सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एक मेजर काम जो यहाँ पे हुआ, पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट इनको दे दी गई। बिल्कुल, जिन्होंने रिप्लाई किया है रोहित जी और राशिद जी, वेरी गुड। कांग्रेस फॉर्म हुई थी इन द ईयर 1885, 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, जिसके कारण कि अब इंडियन पॉलिटी जो है वो चेंज होने लगी थी। क्यों? क्योंकि अब इंडियंस जो हैं वो बाहर से प्रेशराइज कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशंस बना के इंडिया कि हमारा जो चेंजेस हैं उनको लाया जाए, उन चेंजेस को लाया जाए जो कि भारतीयों के लिए अच्छे हैं, जो कि इंडियंस के लिए अच्छे हैं, ठीक है। इसी के साथ 1892 का एक्ट आया इस समय पे, और उसके बाद नेक्स्ट एक्ट आया 1909 के अंदर। जब तक कि ये जो पूरा सिस्टम है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो एक बहुत ही एक अच्छी एक लेवल तक पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट एक्ट आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। Now this was important in the terms of Indian polity, क्योंकि this was the first time when separate electorates were given. Separate electorates क्या होते हैं? Separate electorates क्या होते हैं, इसको समझिएगा ज़रा। Separate electorates होते हैं जब आप मान लीजिए कि एक तो बात हुई कि सारी की सारी एक जगह पे पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। उसके अंदर से कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, है ना। और उन सब ने मिलके अपना एक नेता चुनना है, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, ठीक है। तो उन्होंने किसी भी एक पर्सन को चुन लिया। दे कैन चूज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। हो सकता है कि कुछ हिंदू लोगों को कोई मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बहुत पसंद हो, और किसी मुस्लिम पर्सन को कोई हिंदू रिप्रेजेंटेटिव हो वो बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो उन्होंने उसको चुन लिया। बट सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है मुस्लिम्स जो हैं दे आर गोइंग टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, हिंदूज आर गोइंग टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, क्रिश्चियंस आर गोइंग टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। सो इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट्स को क्रिएट कर दिया गया। दैट इज व्हाई दिस वाज द टाइम जिसको कि ये कंसिडर किया जाता है कि दिस इज द टाइम जिसने कि बीज बोए, किस चीज के बीज बोए, हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी के, जिसके बाद से कि दैट डायरेक्टली रिजल्टेड इन पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस समय पे ये कहा गया कि क्योंकि हिंदूज जो हैं वो मेजॉरिटी में आप कंसीडर कर रहे हो, तो इसके कारण मुस्लिम्स को अपने नेता जो है वो अलग चुनने दे दिए जाएं, ठीक है। सो ये ब्रिटिशर्स ने ठीक है, ओके। सो दैट इज हाउ यहाँ पे ये हुआ 1909 में, जिसको कि हम कह सकते हैं एक और नाम से कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। सो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कौन से साल के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कौन से साल में आए थे? 1909 में, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द टाइम, हमने थोड़े समय पहले एक ये कहा था कि 1833 के अंदर एक नया मेंबर ऐड किया गया था काउंसिल के अंदर, जिसको कहा गया था लॉ मेंबर। सो दिस इज ऑल्सो द टाइम जब ये लॉ मेंबर पहली बार भारतीय बनाया गया, जो कि बनाए गए SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको फर्स्ट टाइम एक एज अ इंडियन लॉ मेंबर बनाया गया, ठीक है। सो ही वाज द फर्स्ट इंडियन लॉ मेंबर। नेक्स्ट हम आते हैं 1919 के ऊपर। 1919 के अंदर इसको कहा जाता है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। ये पहली बार एक एक्ट आया जो कि एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहाँ से कि जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन जैसा दिखता है वैसे बनाने की शुरुआत की गई इस समय पे, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ एक एक्ट और आएगा 1919 एक्ट को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा एक और एक्ट आया, वो था 1935 का एक्ट। और ये दोनों एक्ट से ही जो आज का पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो निकल के आया है। पर ये इवॉल्व होते होते जो पुराने सारे जितनी भी पोस्ट थी वो अभी भी रहेंगी इंडिपेंडेंस तक, ठीक है।
Please tell in English too. Okay, Ganesh ji, I'll try to repeat my every sentence in English, and also I'll try to include the versions that I'm speaking of in class in slides. ताकि जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो इंग्लिश के अंदर स्लाइड्स में भी प्रेजेंट रहें, राइट. तो मैं ऐसी कोशिश करूँगी अगली क्लास से, ताकि वरना ये क्लास बहुत लंबी चली जाएगी अगर मैं एक एक चीज़ को दोनों लैंग्वेजेस में रिपीट करूँगी. और अगर इन जनरल हम बात करें तो समझने के लिए, समझाने के लिए, कि एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए आई एम यूजिंग हिंदी लैंग्वेज, ऑल राइट, ताकि आपके दिमाग में ये कहानी की तरह बैठ जाए, ठीक है. बट मॉर्ले मिंटो कौन थे? मॉर्ले उस टाइम पे, लॉर्ड मॉर्ले वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो हमने थोड़े समय पहले की थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे. और लॉर्ड मिंटो वॉज वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है. सो ये दोनों के नाम से मॉर्ले मिंटो बनाया गया. और वैसे ही मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है वो वैसे ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और हमारे वाइसरॉय है उनके नाम से मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है वो बनाए गए. बेसिकली इन्होंने कहा कि हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और हम जो हैं दोनों पर्सन मिलके, मॉर्ले और मिंटो, हम यहाँ पे ला रहे हैं आपके लिए एक नए रिफॉर्म्स, ठीक है. और यहाँ पे कहा गया कि मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड जो हैं वो मिलके हमारे लिए रिफॉर्म्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं, ठीक है. 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि होने वाली है डे आफ्टर टुमारो, दैट इज जो सैटरडे होगा आई सपोज, है ना, 9th ऑफ जून को, 9th ऑफ जुलाई को, राइट. सॉरी फॉर दैट. नहीं, अभी 9th नहीं चल रहा है, अभी क्या डेट है आज, 2nd, राइट, 4th ऑफ जुलाई, सॉरी फॉर दैट. 4th ऑफ जुलाई को नेक्स्ट क्लास होने वाली है आपकी. बी प्रेजेंट देयर, वहीं पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच मेरे को इतनी पेशेंटली सुनने के लिए एंड फॉर गिविंग योर इनपुट्स. आप कोई भी अगर डाउट्स पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे इस जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट का एक एड्रेस दिया हुआ होगा. वहाँ पे ये सारे लेक्चर्स डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास एक लिस्ट रहेगी. और वहीं पे अगर कोई भी जो हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं या कुछ भी जो हमें चीज़ ऐड करनी है वो हम वहीं पे ऐड करेंगे, ठीक है. तो आप वहाँ पे भी जाके वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पे उसके नीचे जाके भी कमेंट कर सकते हैं. अगर आप वहाँ पे कमेंट करते हैं तो एज अ टीचर डायरेक्टली हमारे पास जो है वो मेल जाती है, ताकि हम डायरेक्टली एज अ टीचर हम उनको रिजॉल्व कर सकें. तो वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं. कोई भी डाउट आप पूछना चाहते हैं आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, ठीक है. So thank you so much all of you. I hope you enjoyed this class. आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस क्लास से, एंड ऐसे ही सीखते रहिएगा, ऐसे ही तैयारी करते रहिएगा. All the best to all of you and thank you all for listening to me so patiently. Thank you.